तो स्वागत है आपका यूनिट 2 वेक्टर स्पेस में। ये बहुत गंदी यूनिट है। इस यूनिट से बड़े बड़े डरते हैं, हम तो फिर भी छोटे लोग हैं। तो चलिए इस डरावनी यूनिट को शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट वी ऑफ वेक्टर्स। वी माने वेक्टर्स, जी माने जीनियस, ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। थोड़ा सीरियस जाते हैं। वेक्टर स्पेस जो है वो एक नॉन एम्प्टी वेक्टर्स का सेट है वी, जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी इस बड़ा ज़रूरी, अगर एम्प्टी हो गए तो फिर वेक्टर स्पेस जैसा कुछ रहा नहीं। इस पर दो ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स, रियल नंबर के थ्रू, रियल नंबर का एडिशन एंड रियल नंबर के थ्रू मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड ये जो वी है इट इज़ सब्जेक्ट टू 10 एक्सियम्स, मतलब रूल्स। 10 रूल्स फॉलो करना चाहिए इसको। चलो अब उन रूल्स को समझने के लिए पहले मान लेते हैं कि यू, वी और डब्ल्यू तीन वेक्टर्स हैं ऑफ दिस सेट वी। सी एंड डी दो स्केलर्स हैं, रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सबसे पहली बात, अगर यू वी में है और छोटा वी बड़े वी में है, बड़ा वी सेट है और ये छोटा वी बेसिकली उसका वेक्टर है। ओके, तो u प्लस वी शुड बिलोंग टू v, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। u v में है, v भी v में है, तो u प्लस वी शुड बिलोंग टू v। ओके, एंड सेकेंड इज कॉम्यूटेटिविटी, दैट इज u प्लस वी शुड बी इक्वल टू v प्लस u। कॉम्यूटेटिविटी यही होता है, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, बस। ओके, थर्ड इज एसोसिएटिविटी, मतलब ये अगर तीसरा वेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो तो उससे एसोसिएट कर सकता है। u प्लस वी होल प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ये बहुत बेमतलब की चीज़ें हैं। और ऐसे ही 10 रूल्स हैं, ये 4 याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ज़ीरो वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर में बेसिकली इस v में लाई करेगा, ठीक है, सच दैट u प्लस ज़ीरो इक्वल टू यू। ओके, बस यही समझना था। और इसका रेफरेंस है हमारे पास डेविड सी ले नामक बुक में। ओके, यहाँ पर है ये पार्ट, पेज नंबर 233, वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। ओके, डेफिनेशन दिया हुआ है, ये 10 एक्सियम्स दिए हुए हैं, दैट इज़ रूल्स दिए हुए हैं। ओके, यही इसका रेफरेंस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इन्वर्स, u बिलोंग्स टू v मस्ट, मतलब अगर u नाम का एक वेक्टर v में बिलोंग कर रहा है, मतलब v में है, तो ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट दैट उसमें माइनस u नाम का भी एक वेक्टर होगा, मतलब माइनस u वेक्टर बिलोंग करेगा, सच दैट u प्लस माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, u प्लस माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो। एक ये प्रॉपर्टी है दैट v शुड बी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि इफ़ v बिलोंग्स टू, छोटा v बिलोंग्स टू बड़ा v, देन एक अल्फ़ा v शुड ऑल्सो बिलोंग टू v वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक स्केलर है बेसिकली, बस। एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसी ही एक एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। मान लेते हैं सी और डी दो रियल नंबर्स हैं, ओके, स्केलर्स, एंड यू एक वेक्टर है जो कि वी में बिलोंग, वैसे मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है पहले ही, तो बात वही हुई। तो सी इंटू डी इंटू यू इज़ इक्वल टू सी इंटू डी इंटू यू, बस। अरे ये सब बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं, बस ये 10 चीज़ों को याद करना है समहाउ। एंड अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि गिवन वेक्टर सेट जो दिया होगा वो है एक वेक्टर स्पेस, बस वो हो जाए, उसके लिए है ये। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर है, ये स्केलर ओवर वेक्टर है, ठीक है। मैं छोटे में लिख दे रहा हूँ क्योंकि बोल तो रहा ही हूँ, समझ में आ ही जाएगा।
एंड ये वेक्टर ओवर स्केलर है, सी इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी यू प्लस सी वी, और इसमें क्या है सी प्लस डी, दो वेक्टर्स हैं, इंटू यू इक्वल टू सी यू प्लस डी यू। बस मतलब बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इंटू यू इक्वल टू यू, सिंपल। ये 10 के 10 रूल फॉलो हो गए तो कोई भी सेट आपका जो गिवन होगा वो एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सिंपल। अब एक ले ही लेते हैं एग्जांपल। हाँ, यहाँ पर एक और कंडीशन थी कि ये जो V है ना, जब ये सेट होगा ये एक एबेलियन ग्रुप होगा। ओके, अबेलियन ग्रुप, जो कि कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब समझाएंगे। मैंने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मेंशन किया है। अबेलियन ग्रुप होता क्या है? एक वेक्टर जिस पर ये वाला ऑपरेशन हो। नहीं समझ में आया? मुझे भी समझ में नहीं आया था पहली बार में, अब मुझे आता है, तभी मैं बता रहा हूँ। ही। तो ये एक वेक्टर है, मतलब ये एक सेट है, इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे दीज आर बाउंड विद दिस ऑपरेटर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हो सकता था, बट यहाँ पे हमने ऐड दे रखा है। मतलब ये एक सिंपल सा वेक्टर्स का सेट है जो कि विच इज़ बाउंड थ्रू एडिशन। ये क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब बेसिकली यही है कि इसमें जो सेट्स कह रहा हूँ, सेट में जो एलिमेंट्स होंगे दीज आर बाउंड थ्रू दिस ऑपरेटर। यहाँ पे x प्लस 0 मान लो, एक्स क्यूब प्लस 0 मान लो, बट है। अब एलियन ग्रुप यही होता है, पूछेगा नहीं कि क्या होता है। बेसिकली सेट को डिनोट करने का एक तरीका है, हमें हायर में पढ़ना होता है अब एलियन ग्रुप। इस पर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ अगर शो करनी है, मान लेते हैं कि अच्छा इसमें कह दिया कि ये प्लस ऑपरेटर के थ्रू बाउंड है, तो ये एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स हम 3 वेक्टर्स ले सकते हैं, 3 फंक्शंस ले लिए हमने, और वो इसके पार्ट होंगे। अंडरस्टूड है, क्योंकि हम इसी को प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं, और ये चीज़ पढ़ के समझनी है बस, सिंपल। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट implies that f और g belongs to v। ओके, मतलब अगर एफ एक्स और जी एक्स फंक्शंस v नामक सेट में हैं तो f और g भी v में बिलोंग करेंगे, सिंपल है। एंड उसी क्लोजर प्रॉपर्टी में ये एक उसका a और इसको b मान सकते हैं हम। होता 10 है, लेकिन दोनों क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ये क्लोजर अंडर वेक्टर एडिशन है। एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स, अंडरस्टूड है। तो ये दो चीज़ लिख दो। मतलब ये अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेसिकली कैसे करना है। एसोसिएटिविटी एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स होल्ड्स दैट एफ जी एच बिलोंग्स टू वी। एफ ज़ीरो बिलोंग्स टू वी एज एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे लिखा था ना हमने, कहाँ गया? वी शुड बी क्लोज अंडर स्केलर, नहीं यार, ज़ीरो वाला कहाँ है? ये रहा, ज़ीरो belongs to v such that u plus 0 equal to 0। तो f0 belongs to v एंड f0 इसमें प्लस 0 भी करेंगे तो इक्वल टू 0 ही रहेगा। ओके, फॉर ईच fx belongs to v माइनस fx belongs to v, ये चीज़ होगी ही होगी। अरे मतलब अगर x बिलोंग कर रहा है तो माइनस x भी बिलोंग करेगा। ओके, वो करेगा, x की वैल्यू ही तो है। 1 डालो और -1 डालो, तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 करता हूँ तो 1 इक्वल टू -x। इन शॉर्ट दोनों बिलोंग करेंगे, एडिटिव इन्वर्स भी। एक ये a बिलोंग्स टू r मान लीजिए, देन एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू v, तो a एफ एक्स बिलोंग्स टू v, वही क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी, इसमें क्या है? a डॉट बी वी इक्वल टू a डॉट बी डॉट, अरे 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 यहाँ पे f लिखना था, b डॉट f, सिंपल। आइडेंटिटी i बिलोंग्स टू v सच दैट 1 डॉट f इक्वल टू f। मतलब ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ लिख के बेसिकली बतानी है बस, और कुछ नहीं करना।
अच्छा, अब आ जाते हैं वेक्टर सबस्पेस में। थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने अकेले। लेट डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसे ज़रूरी चीज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी एफ। ओके, डब्ल्यू इज सेट टू बी वेक्टर सबस्पेस इफ डब्ल्यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर सबस्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस। डब्ल्यू को वेक्टर सबस्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस होना ज़रूरी है। ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा तभी तो एक सबस्पेस हो पाएगा। तो बात ये है, एक सेकेंड, हाँ, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट टू बी अ वेक्टर सबस्पेस इज दैट इट शुड बी क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसने यहाँ पे हमें दो कंडीशन बताई, लेकिन एक तीसरी कंडीशन जो प्री डिफाइंड है वो है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओके, नॉन एम्प्टी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसको स्टेप फॉर प्रूविंग वेक्टर सबस्पेस, ये VSSP का मतलब वेक्टर सबस्पेस होगा, शॉर्ट में लिखा है। ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सबसे पहले ये बताना है। ये बताना ही इसलिए है ताकि हम प्रूव कर सकें कि ये नॉन एम्प्टी है। अगर इसमें ज़ीरो आ गया, पहली बात कि कोई भी वेक्टर का सेट होता है ना, तो इसमें ज़ीरो वेक्टर होता ही होता है, कोई और होना हो ज़ीरो वेक्टर ज़रूर होगा। तो अगर ज़ीरो वेक्टर है यानी वेक्टर का जो सेट है ये ब्लैंक नहीं, मतलब एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, दूसरा हमें प्रूव करना होगा, दूसरा स्टेप होगा W1 एंड W2 बिलोंग टू W, मान लेते हैं। तो W1 प्लस W2 भी इस वेक्टर स्पेस में आएंगे। ओके, और हाँ, ये हमें W वेक्टर स्पेस गिवन होगा। ठीक है, वेयर, हाँ, और ये A बिलोंग्स टू R। तो अगर, वैसे ये R रियल नंबर वाला है क्योंकि एक स्केलर है, तो A का स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद W1 ऑल्सो लाइज इन W। और यहाँ पे ऊपर A और B जो थे, B का मैंने यूज़ किया नहीं है, बट स्टिल A B रियल नंबर्स थे एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W एक वेक्टर था। हमें ये चीज़ प्रूव करनी होगी, AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू W। अब इस पर एक क्वेश्चन जो कि आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन, हैशटैग क्वेश्चन, कि W1 एंड W2 आर वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। हमें बता दिया है कि W1 और W2 जो हैं वो V के वेक्टर सबस्पेस हैं, हमें बता दिया सबस्पेस, प्रूफ नहीं करना। हमें प्रूव ये करना है कि W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक वेक्टर सबस्पेस है ऑफ V। हाँ, V का ही करना होगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहले ज़ीरो बिलोंग्स टू W1 कैसे पता चला? गिवन है भाई कि W1 इज़ अ वेक्टर सबस्पेस, यानी नॉन एम्प्टी होगा, यानी ज़ीरो वेक्टर लाई करेगा। एंड सिमिलरली ज़ीरो बिलोंग्स टू W2 ऑल्सो। तो इसका मतलब है कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में भी तो लाई करेगा ही करेगा जब इन दोनों में है, तो फिर ये नॉन एम्प्टी तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही गया। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 पे आओ। लेट A एंड B बिलोंग्स टू R रियल नंबर्स एंड UV बिलोंग्स टू V वेक्टर्स। अब U जो है वो बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, ये कैसे पता चला? वही बात, वेक्टर सबस्पेस गिवन है। तो U अगर W1 W2 दोनों के इंटरसेक्शन में है तो ये W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। सिमिलरली V W1 W2 दोनों में है, तो ये, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हाँ, तो ये W1 और W2 दोनों में भी होगा, अलग अलग से भी। तो 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलता है? दैट AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1। ओके, एक सेकेंड, इसमें एक स्टेप मिसिंग है। हाँ, तो यहाँ जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट U एंड V, U प्लस V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये बाउंड अंडर वेक्टर एडिशन है। ठीक है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। इससे वेक्टर एडिशन हमारा क्लियर हो गया,
कि इसमें वेक्टर एडिशन हो रहा है। अब ये स्टेप 2 था, स्टेप 3 पे आइए। ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू W1, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू W2, W1 में है W2 में है, दोनों में अलग अलग हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इसके इंटरसेक्शन में भी तो होगा, यानी दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी अंडर क्या कहते हैं, क्लोज्ड है। Thus, by necessary and sufficient condition for a subspace, W1, W2 is a vector subspace of V. Okay? ये हुआ। अब एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन पकड़ेंगे। 2 क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। H एक सेट दिया हुआ है, 2a माइनस 3b, a माइनस 5c, a 4c माइनस b एंड c फॉर्म्स अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ r की पावर 5। अच्छा, ये r की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि एक सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, बताया तो था मैंने अभी, लेट मी सी। हाँ, r सिंगल, r स्क्वायर, डबलेट, r3, ट्रिपलेट, क्वाड्रुपलेट एंड और भी नंबर होते होंगे, मुझे वर्ड नहीं याद। ही तो बस इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये R5 सिंपल, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब प्रूव करो इस चीज़ को, इसको प्रूव करना है कि इट फॉर्म्स अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ R5। चलिए प्रूव करते हैं। मान लेते हैं a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू 0 है। तो इसमें 2a माइनस 3b, 0 माइनस 0, 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 0, यानी नॉन एम्प्टी। एज ए सेड नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। स्टेप 1 ख़त्म, स्टेप 2 पे आओ। V1 मान लेते हैं 2a माइनस 3b, a माइनस 5c, a 4c माइनस b एंड c है। एंड V2 मान लेते हैं 2b माइनस 3e, d माइनस 5f, d 4f माइनस e एंड f है। ओके, सिमेट्रिकल है, दोनों वेक्टर सिमेट्रिकल हैं आपस में। V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस बी माइनस 3 इंटू b प्लस ई, a प्लस डी माइनस 5c प्लस एफ, a प्लस डी, मतलब बेसिकली दोनों को ऐड कर दिया और कुछ नहीं। अब मैं कोई तीसरा चौथा वेरिएबल लेके UV के थ्रू अगर इसको करूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस u, मतलब समहाउ इसको एक वेरिएबल, इसको एक वेरिएबल, इन सबको एक एक वेरिएबल के फॉर्म में मान लूँ अगर मैं, तो स्ट्रक्चर इसका यही रहता है जो क्वेश्चन में दिया था। ओके, तो V1 प्लस V2 हमारा क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन। अब वैसे ही अल्फ़ा लेते हैं एक, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू F। ये F क्या है, F बेसिकली हमारा वही है, रियल नंबर का सेट ले लिया है, या कोई भी ऐसा सेट, स्केलर्स का कोई भी सेट मान लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा V1 इक्वल टू अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया बस सबको, एंड इट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर ये पूरा स्टेटमेंट लिख के, देयरफॉर thus by necessary and sufficient condition for being a subspace, H is a vector subspace of R5। यहाँ पे ऑफ R5 लिखना मैं भूल गया, और ये R, ये वाला R है, ये वाला R है। ओके, R5। बस अभी इस नोटबुक में तो इतना ही है, इसमें है एक खजाना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, H is a set of AB such that a plus b equal to 1 and AB belongs to R। ये वेक्टर का सेट तो नहीं है, बट स्टिल एक सेट है, तो इसको हम एक वेक्टर भी मान सकते हैं, AI और BJ। तो बट इसमें A और B जो हैं, these belong to R। अच्छा नहीं, सॉरी, R तो खुद भी एक वो होता है ना, स्पेस होता है। ओके, लेट मान लेते हैं कि A इक्वल टू 0 है और B इक्वल टू 1 है, विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 1 बिलोंग्स टू H है ना, A भी है ना, 0 1 हो गया, बिलोंग्स टू H, यानी नॉन एम्प्टी तो प्रूव कर लिया मैंने। ग्रेट। V1 इक्वल टू AB एंड V2 इक्वल टू CD,
और बोथ बिलोंग टू एच, मान लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड c प्लस डी इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने a को 0 और b को 1 जैसे लिया था, c को भी 0 और d को 1 ले लूँगा, काम ख़त्म। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया, c प्लस डी इक्वल टू 1 हो गया, क्लीन। बात समझने लायक है ये। इससे अरे क्या कहते हैं, हाँ, हमारा जो कंसिडरेशन है, जो एजम्पशन है, वो तो ट्रू हो जाएगी, दैट c प्लस डी इक्वल टू 1। हमने ये दोनों वेक्टर्स लिए। अब वेक्टर एडिशन की तरफ बढ़ेंगे, v1 प्लस v2, a प्लस सी प्लस b प्लस डी। इससे क्या पता चला, ये बेसिकली बन जाएगा एट द एंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। कंडीशन में तो a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया था, तो कंडीशन वायलेट हुई। Hence, H does not belong to R and H is not a vector subspace. इसलिए this was just to tell you that question केवल prove ये करने का नहीं आएगा कि vector subspace है कि नहीं, हो सकता है कि ना हो, तो वो चीज़ लिखनी भी पड़ेगी कि वेक्टर सबस्पेस नहीं है। तो एनी हाउ बस प्रूफ करके मत चले आना, एक्चुअली पता कर लेना कि वेक्टर सबस्पेस है कि नहीं। अब आते हैं ज़रा नल स्पेस कॉलम स्पेस पे। ज़्यादा इसको मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो अधिक मैं भी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उतना तो बता दूँगा जिससे बेसिक्स क्लियर हो जाएं एंड क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a11 x1, a12 x2, a13 x3 एंड सो ऑन। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। देन वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसेस, एक नल स्पेस, वाह क्या अंडरलाइन मारा है, एंड एक कॉलम स्पेस। नोटबुक ख़राब करने में अच्छा हूँ मैं। ओके, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब नल स्पेस क्या है? द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। मैथमेटिकली नल स्पेस ऑफ ए, जो नल ऑफ ए है, इज बेसिकली एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर की पावर एन सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इसका मैट्रिक्स बनाओ, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लाओ, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यूज़ निकालो, मतलब ये x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालो, एंड वही हमारा होगा अपना नल स्पेस। तो इसमें हमारा नल स्पेस x1 x2 x3 ही होगा, सिंपल। कॉलम स्पेस क्या है? द कॉलम स्पेस ऑफ this matrix A m cross n is the set of all linear combinations of columns of A. Okay? मतलब आप इस सेट से, कौन सा सेट, जो सॉरी सेट नहीं, इस मैट्रिक्स A m cross n में से जितने भी सेट बना सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के, उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट होगा वही कॉलम स्पेस है, ठीक है। द कॉलम स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कॉलम स्पेस a11 कॉमा a12 कॉमा a13 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट में ये तीन वो, देन a1 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये तीन इसके कॉलम स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम ऑफ ए उसका सेट है। तो मैथमेटिकली कॉलम ए क्या है? बी, एक सेकेंड, हाँ बी सच दैट ये एक्स है, मैंने कितना गंदा लिखा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्स बिलोंग्स टू आर की पावर एन सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी। ओके, यही चीज़ इसका जो बी वाला पार्ट है वो इसका कॉलम स्पेस का एलिमेंट होगा। एंड कॉलम स्पेस इज ऑल्सो नोन एज स्पैन। ओके, स्पैन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम स्पेस। तो कॉलम स्पेस और स्पैन सेम चीज़ होती है। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यूज़ में -2 -1 0 1 और 2 ले लेता हूँ अगर, तो y की वैल्यूज़ क्या आएंगी? 0 1 और 4।
ओके। एक्स अगर मैं ये लेता हूँ तो वाई की ये वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का भी, 1 का स्क्वायर भी और -1 का भी 1 ही होगा, 0 का तो 0 ही रहेगा। अब इसमें नल ऑफ एफ क्या होगा, नल स्पेस ऑफ एफ। नल स्पेस क्या था, ऑल सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस इक्वेशन में बी वाला जो पार्ट होता है वो 0 होता है, तो इस केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, नल स्पेस हमारा 0 हो जाएगा। एंड कॉलम स्पेस ये होगा सॉल्यूशन वाला पार्ट। ओके, आई नो उतना कुछ खास सही से समझ में नहीं आया होगा, ये वाले पार्ट को भूल जाइए। ये सर ने किसी दूसरे रेफरेंस में लिखवाया था लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करवाया। अब नल ऑफ ए बिलोंग्स टू आर की पावर एन और कॉलम ऑफ ए बिलोंग्स टू आर की पावर एम। अब हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड कॉलम स्पेस का भी इसी में दिया हुआ है। टेक अ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0 0 0, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फंक्शन गिवन होगा। सिंपल, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फंक्शन आपका गिवन होगा, जैसे वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी दिया हुआ है, एग्जाम्पल था वो तो खैर केवल। उसमें बी वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर दीजिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, रिड्यूस करिए उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड गेट द सॉल्यूशन, एंड फाइनली राइट द नल स्पेस। फॉर कॉलम टेक बी इक्वल टू नॉन ज़ीरो। कॉलम स्पेस के लिए बी को नॉन ज़ीरो लीजिए, यहाँ पे 0 लिया था, नल स्पेस के लिए 0 लिया, कॉलम स्पेस के लिए नॉन ज़ीरो लेंगे। राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रिड्यूस इट एंड गेट द सॉल्यूशन। इस दोनों में बस यही करना है, इसमें होमोजीनस के फॉर्म में, इसमें नॉन होमोजीनस के फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना है एंड गेट द सॉल्यूशन। सिंपल,